यूना मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से अब तक बाकी है नामो निशान। हमारा नामो निशानों की श्रृंखला को लेके चल रहा हूं मैं भगवत सिंह देवड़ा, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको धातु काल के बारे में। धातु काल दो भागों में बांटा गया है, ताम्र पाषाण काल और कांस्य काल। अब बात करते हैं ताम्र पाषाण काल की। ताम्र पाषाण काल का नाम से ही आपके सामने स्पष्ट हो रहा होगा कि तांबे और पत्थर दोनों का मिला हुआ काल। इस काल की अवधि 5000 वर्ष से लगाकर 1000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। लेकिन परीक्षा में जहां पर यूपीएससी में एक बार प्रश्न सही किया गया था, 2100 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक का यह काल माना गया, जो 1500 ईस्वी पूर्व तक का ताम्र पाषाण काल माना गया। ताम्र पाषाण काल संस्कृति सिंधु सभ्यता के समानांतर ही रही है, आपको ये ध्यान रखना अनिवार्य है। कांस्य काल भी ताम्र काल के साथ में ही चला है, इस बात को छोड़ना मत, साथ में ही लेके चलना। परीक्षा में अपने को परीक्षा में नंबरों से मतलब है किन्हीं फैक्ट, जो भी परीक्षा के संबंधित जो काल समय अवधि उसके अनुसार ही चलना है अपने को। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ। यदि मेरी ये जानकारी आपको परीक्षा के लिए उपयोगी लग रही हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें, क्योंकि अकेले आपके सामने कैमरे में आपके सामने आकर बात करता हूँ तो थोड़ा कमेंट वगैरह होता रहे तो थोड़ी जानकारी मिलती रहे, आपसे क्या सोचते हो और आपको बेहतर क्या लगता है उसके बारे में मैं और भी आपको जानकारी दे सकूँ। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ भारत में 4 जगह पर पनपी, मुख्यतः राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 2 और जो जगह हैं वो है बिहार और पश्चिमी बंगाल और मद्रास। हाँ, मद्रास को जरूर याद रखना। फैक्ट है, भारत में तांबे की सबसे पहली कुल्हाड़ी पल्लवरम में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति की मद्रास में मिली थी। ठीक है, ये फैक्ट है, जरूर याद रखें। नहीं तो कहीं आप लेके चलो, एक मैंने आपको जानकारी दी कि 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व तक है, तो आप तो इसी समय को लेके चलो, तो वो ध्यान रखना। ठीक है, ये तो कभी पूछा जाए ताम्र पाषाण काल की अवधि क्या थी तो आपको परीक्षा में ये उत्तर करना है 2100 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक का काल ताम्र पाषाण काल, या 2000 या 2100 वर्ष से लगाकर 1200 वर्ष तक का बीच में कोई भी समय आए तो आपको काल लिखना है। ठीक है, उसके बाद में 800 वर्ष तक या 800-700 वर्ष तक रहा था लोह काल। ठीक है, 800 ईस्वी पूर्व से 1200-1400 ईस्वी पूर्व तक का काल लोह काल कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों को अब राज्यवार मैंने आपको जानकारी दे दी कि राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और बिहार का पश्चिमी बंगाल के और मद्रास के क्षेत्रों में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए। अब ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां वहीं पर पनपी जहां पर सबसे पहले नदियां थी। अब संस्कृतियां पनपने के मूलभूत कुछ कारण होते हैं, वो आपको, जहां पर हमने नव पाषाण काल में पढ़ा था कि व्यक्ति ने उस समय खेती करना सीख लिया था, व्यक्ति पशुपालन करता था, तो खेती और पशुपालन दोनों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी की आवश्यकता नदियों किनारे पूरी हो सकती है, मानव के पीने के लिए भी पानी की आवश्यकता की जरूरत होती है, तो नदियों किनारे ही ये सभ्यता पनपी। पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के बारे में आप जानकारी पास के नक्शे में देख रहे होंगे। राजस्थान में 3 जगह पर यह संस्कृति पनपी। पहली है आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता। पहली बात करते हैं आहड़ सभ्यता की। आहड़ सभ्यता बनास नदी की सहायक नदी आयड़ नदी के किनारे पनपी। इस सभ्यता का काल 2100 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, साथ में लिखते जाइएगा। राजस्थान की परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है और अपने केंद्रीय सेवाओं के लिए भी आप जानकारी रखें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में। इसे आहड़ को तांबावती नगरी भी कहते हैं और यह सभ्यता में 10वीं-11वीं शताब्दी में अगाध दुर्ग भी कहते हैं। अब वहां के स्थानीय लोग इसे धूलकोट कहते हैं। यहाँ पर बहुत प्रकार के ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जहां पर उस समय के बर्तन,
सिक्के, मोहरे आदि प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ के प्रमुख स्थल है जोधपुरा, गिलुंड, ये यहाँ के प्रमुख स्थल है। अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर सभ्यता कात्री नदी के किनारे पनपी, यह सीकर जिले में है। आहट सभ्यता उदयपुर जिले में है। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में। सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता पनपी। यहाँ पर तांबे की बहुत सारी खानें थी। यहाँ से तांबे का निर्यात सिंधु सभ्यता के लोगों को और बहुत सुमेरियन सभ्यता के लोगों को भी तांबे का यहाँ से निर्यात किया जाता था। इसलिए सीधी सी बात है, जहाँ पर तांबे का निर्यात ज्यादा किया जाता होगा तो वह तांबे के अवशेष बहुत सारे प्राप्त हुए। इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। तांबे के ज्यादा अवशेष मिलने के कारण इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। यहाँ फैक्ट करें कि पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है, तो पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता नाम से स्पष्ट है, काली चूड़िया। यह सभ्यता घग्गर नदी, जो कि सरस्वती, वैदिक सभ्यता में इसे सरस्वती नदी भी कहते थे, यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता पनपी। यहाँ पर 5 वेदियां प्राप्त हुई है, अलग अलग प्रकार के वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो ये भी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम कांस्य युगीन सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता में और विस्तार से पढ़ेंगे। यदि आपको मैं दे रहा हूँ जानकारी और फैक्ट आपको अच्छे लग रहे हो तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है। नेक्स्ट मैं लेके चल रहा हूँ आपको जोरवे संस्कृति की तरफ। भारत में 2 संस्कृतियां महत्वपूर्ण है, बनास संस्कृति और जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में। यदि आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां 2 इंपॉर्टेंट है, जोरवे संस्कृति और बनास संस्कृति। बनास संस्कृति बनास की आयड नदी के किनारे आहट सभ्यता पनपी उसके संबंधित है, और जोरवे संस्कृति परवरा नदी जो कि के किनारे पनपी वो महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं, उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम महाराष्ट्र का नक्शे में देखने पर ये पता चल रहा है कि कोंकण और विदर्भ क्षेत्र को छोड़कर ताम्र युगीन सभ्यता पूरे महाराष्ट्र में फैली। महाराष्ट्र में आप जैसे मैंने आगे में बताया कि परवरा नदी के किनारे पनपी। परवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। यह नदी के किनारे पनपी संस्कृति में 2 प्रमुख क्षेत्र प्रमुख है, जिसमें से एक तो दयामाबाद, जिसे दयामाबाद कहते हैं, और इमाम गांव। दयामाबाद में जो प्रमुख जो वस्तुएं प्राप्त हुई उनमें से प्रमुखता नाम आता है एक रथ चलाता हुआ मनुष्य, गेंडा, हाथी और सांड की मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिससे वो शिव के भक्त होने का पता चलता है। अब एक महत्वपूर्ण, जैसे पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो एक 2 संस्कृतियों के बारे में जानकारी अर्जित की, जैसे बनास संस्कृति और जोरवे संस्कृति। अब मैं बताने जा रहा हूँ अन्य जो संस्कृतियां जो भारत में अलग अलग स्थानों में पनपी, जो शॉर्ट व्यू उनका ले लेते हैं। एक है उदयपुर के उत्तर प्रदेश के सैफई और लाल किला के आसपास का क्षेत्र। दूसरा है बिहार में चिरांद के आसपास का क्षेत्र। चिरांद को जरूर याद रखिएगा। चिरांद में नवपाषाण कालीन समय की हड्डियों के सबसे ज्यादा अवशेष प्राप्त हुए। पश्चिमी बंगाल में कोलकाता के आसपास के क्षेत्रों में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। और जो सबसे पुरानी कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है अतिपरक्रम में, जो कि मद्रास में, ये फैक्ट है, उसको जरूर लिख के रखिएगा। अब आगे बात करते हैं। इतना पूरा ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों का मैंने विवरण दिया। ताम्रपाषाण कालीन बहुत सारी संस्कृतियां थी, जिनका मैं शॉर्ट में व्यूज आप पास में देखते जा रहे होंगे कि कौन कौन सी संस्कृतियां किस किस समय पनपी और उनका समय काल क्या रहा। अब बात करता हूं मैं आपको ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की ओवरऑल सब संस्कृतियों की एक समान विशेषताएं क्या थी, कि एक परीक्षा में कभी प्रश्न आ जाए, ताम्रपाषाण कालीन कोई भी संस्कृति का नाम ले लिया जाए और उसकी विशेषताएं दे दिया जाए, तो कॉमन विशेषता ये थी, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां सभी क्या थी, ग्रामीण थी। एक तो कायथा, एरण और इमाम गांव की जो संस्कृति, ये जो क्षेत्र थे वो किलेबंद थे, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है। ये सभी चाक पर बने हुए बर्तनों का यूज करते थे, जैसे काले मर्द बांड और लाल मर्द बांड दोनों ही वहां पर उपस्थित मिले। अब यहाँ पर आंशिक समाधान और पूर्णतः समाधान भी था। आंशिक समाधान पूर्वी भारत में, तब पूर्णतः समाधान पश्चिमी भारत में प्रचलित था।
जब धातु काल के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया तो हमने पहले ताम्रपाषाण काल को लिया था। ताम्रपाषाण काल के साथ में ही लोह पाषाण काल चला। लोह ताम्रपाषाण काल का जैसे अवधि मानी जाती है तो आप पास में देख रहे होंगे, जैसे आपको बताया मैंने कि अवधि 700 ईस्वी पूर्व से, मैंने कहा था 700-800 ईस्वी पूर्व से 2021 ईस्वी पूर्व तक है, जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। वैसे ही लोह पाषाण काल की अवधि 1400 से लगाकर 600-700 ईस्वी पूर्व तक रही है और आगे लोह का उपयोग होता ही रहा है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि लोह पाषाण काल का विकास कौन से क्षेत्र में ज्यादा हुआ, तो लोह पाषाण काल के क्षेत्र का सबसे ज्यादा विकास हुआ दक्षिणी भारत में। ये सबसे क्रेडिट अच्छा जाता है दक्षिणी भारत। अपने हम बार बार पढ़ते हैं उत्तर भारत में कुछ अच्छी चीजें हुई है, तो दक्षिणी भारत से भी कुछ चीजें शुरुआत हुई है। दक्षिणी भारत में चीज शुरुआत हुई है, लोह युग की शुरुआत दक्षिणी भारत से मानी जाती है। यहाँ पर यह शुरुआत को 1100 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। यहाँ पर भी लोहे के चाक पर काले और लाल बाढ़ पाए गए हैं और यहाँ पर पिक्की हल और ऐसी कुछ प्रमुख जगह है जहाँ पर लोहे के बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए। अब हम कहेंगे कि लोह संस्कृति का विस्तार कौन से क्षेत्रों में था, तो लोह संस्कृति का विस्तार नागपुर के पास में मध्य भारत में नागपुर के समीप विदर्भ क्षेत्र से लेके आदि चंदौली तक लगभग 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो चुना पानी से लेकर आदि चंदौली तक 1500 किलोमीटर तक का एरिया बनता है, वहाँ तक लोह संस्कृति का विस्तार है। अब आगे हमने बहुत सारे जैसे ताम्रपाषाण काल, पाषाण काल और लोह काल तक हमने अध्ययन कर लिया। अब आगे आने वाले वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपको मेरे दिए गए फैक्ट यदि पसंद है और यदि मैं काम ठीक कर रहा हूं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत में मैं इस वीडियो का समापन में निम्न एक IPS है महाराष्ट्र के, जो मैंने जोरवे संस्कृति पढ़ाई, तो वहाँ पर महाराष्ट्र के जो IPS है उनके 2 शब्द मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, सो जरूर सुने कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, वतन जैसा सनम नहीं होगा, नोटों में लिपट कर सोने में समेट कर मरे हैं कहीं, वतन के तिरंगे से बेहतर कोई कफन नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।